हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं जो कि क्लास 11th अकाउंटिंग से है। अगर आपको भी क्लास 11th अकाउंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और आप भी ये समझते हैं कि जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो सितंबर 2025 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, तो बेटा बेफिक्र हो जाइए और सिर्फ इस पेपर को सही ढंग से कर लीजिए। मैं गारंटेड देता हूं कि 80% मार्क्स तो आपके सिक्योर हो जाएंगे इस पेपर को करने से ही। बाकी मैं कम से कम 2 पेपर इस चैनल पे अपलोड करूंगा क्लास 11th अकाउंटिंग के, ठीक है ना। तो आप उन दोनों को देखना। आज की क्लास में मैं जो करवाने वाला हूं आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपके शायद 18 या 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, वो सारे के सारे कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को सही से समझें और फिर अगली वीडियो में मैं आपको 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो गारंटेड 80% मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे आपके अकाउंटिंग में। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएँ और ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो उसको डाउनलोड कर लें और उसको करके देखें। आप पहले भी करके देखें, वीडियो से पहले भी करके देखें, और अगर कुछ ना समझ में आए देन फिर वीडियो के पास आएँ और फिर उस क्वेश्चन को समझें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विद। देखो अकाउंटिंग एक साइकिल होता है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। तो बोल रहा है कि सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ हर किसी को पता है कि सबसे पहली चीज़ करते हैं जनरल एंट्री, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज़ क्या है, जनरल एंट्री। तो आपको देखना है इसमें क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन लेजर तो उसके बाद होता है जनरल एंट्री के बाद, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके में सही है। आगे कह रहे हैं प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस तो लेजर के बाद बनाया जाता है, और प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बाद बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस के साथ है, बट सबसे पहले प्राइमरी एंट्री किस में करते हैं हम, जनरल बुक में, यानी कि जनरल एंट्री में, ठीक है। सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड का मतलब अकाउंटिंग की ना कई सारी फील्ड होती हैं, ठीक है। जैसे जो हम पढ़ रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फिर उसके बाद कंपनी अकाउंट भी आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है, तो ये उसकी फील्ड है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से वो अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं। बहुत ही सिंपल है, जिनके पीछे अकाउंटिंग लगा है वो तो सब फील्ड हैं, और जिसके पीछे नहीं लगा वो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो बुक कीपिंग एक प्रोसेस है, बुक कीपिंग क्या है, प्रोसेस है, ये सब फील्ड नहीं है अकाउंटिंग की, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को सही से समझ रहे हैं और एमसीक्यू को देख के भी आप समझ जाएंगे कि देखो ये तीनों एक जैसे ही लग रहे हैं, तो ये तो सब फील्ड हो सकते हैं और ये आपकी सब फील्ड नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड, करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट्स क्या होती है भाई, करंट एसेट्स वो होती है जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैश में कन्वर्ट हो जाती है एक साल के अंदर अंदर, उसे करंट एसेट्स कहते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट्स में कौन सी, इनमें से कौन सी करंट एसेट्स नहीं है। डेटर तो करंट एसेट्स है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। बैंक बैलेंस तो कैश में कन्वर्ट हो ही जाता है, आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आप तुरंत निकाल लो, कैश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मोटर कार यहाँ पर क्या है, आपकी करंट एसेट्स नहीं है, क्योंकि मोटर कार अगर आप कार लेते हो तो आप उसे एक साल के अंदर अंदर बेचना थोड़ी चाहोगे, कैश में कन्वर्ट करना थोड़ी चाहोगे, वो तो लंबे समय तक यूज़ करोगे। तो इसलिए मोटर कार आपकी करंट एसेट्स नहीं है, ये फिक्स एसेट्स है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो आपकी करंट एसेट्स होती ही हैं, क्योंकि वो एक साल के अंदर अंदर आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अगला कह रहा है इंटेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड। इंटेंजिबल एसेट्स होती क्या हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनको हम देख और छू नहीं सकते, देख और छू नहीं सकते, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कई सारी एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको देख और छुआ नहीं जा सकता, उन एसेट्स को हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गुडविल हो गई, पेटेंट हो गए, कॉपीराइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। बट क्वेश्चन पूछ रहा है डू नॉट इंक्लूड, इसमें इंटेंजिबल एसेट्स दे रखी हैं, बट उसमें कौन सी एसेट्स इंटेंजिबल नहीं है। तो देखो पेटेंट होती है, ट्रेडमार्क होता है, गुडविल होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होती। बात समझ रही है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होती, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि करंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड। देखो डू नॉट वाले ज़्यादातर आ रहे हैं पेपर में, है ना। बच्चा इनमें कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद ना समझ नहीं पाता कि पूछा क्या जा रहा है, इसलिए डू नॉट वाले ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि करंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड नहीं है इस नीचे ऑप्शन के अनुसार। करंट लायबिलिटीज क्या होती है, वो लायबिलिटीज जिसको एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है, ठीक है ना। बिल्स पेबल पे किया जा सकता है, क्रेडिटर पे किया जा सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे किया जा सकता है, डिवेंचर नहीं पे कर सकते। डिवेंचर क्या होते हैं,
जब हम 12th क्लास में जाएंगे तो उसमें सीखेंगे शेयर्स वाले चैप्टर में कुछ हमारे शेयर्स होते हैं, कुछ डिवेंचर्स होते हैं। एक तरह से ये लाइबिलिटीज होते हैं हमारे लिए, ठीक ना। बट ये कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होते हैं, ठीक है। तो आप समझ के चलें कि डिवेंचर हमारे लिए क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होते हैं, ठीक है। ये करंट लाइबिलिटीज नहीं होती। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो कि हम फिक्स एसेट्स पर उसकी वैल्यू को बढ़ाने में या उसको खरीदने में करते हैं, ठीक है। अगर आप फिक्स एसेट्स को खरीदते समय या उसकी वैल्यू को बढ़ाते समय, मतलब कुछ ऐसा रिपेयर करवा दिया उसमें जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाए, जैसे कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा, उसमें हार्ड डिस्क न्यू डलवा दी तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें उसकी वैल्यू बढ़ रही है, या तो आप उसको खरीद लो, तो खरीदते समय या तो उसकी वैल्यू को बढ़ाते समय जो भी खर्चा किया जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से कौन सा है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो फिक्स एसेट्स पर हो रहा हो, ठीक है। वेजेस पेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को रिपेयर करते समय आपने वेजेस पे कराए। अच्छा बताओ, बिल्डिंग को रिपेयर करते समय वेजेस जो पे की जा रही है उससे उसकी वैल्यू बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वेजेस पेड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग से कोई वैल्यू बढ़ती है? नहीं, बट फर्स्ट वाइट वॉशिंग से वैल्यू बढ़ जाती है, ध्यान रखना। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने तो कंस्ट्रक्शन से तो वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपने एक फ्लोर बना रखा है, दूसरा भी फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया तो उससे वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सी चीज़ है? वेजेस पे करिए आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने वेजेस पे करिए, तो वो आपका कहाँ पर आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। नेक्स्ट, लाइव स्टॉक इंक्लूड। लाइव स्टॉक क्या होता है? जो जिंदा होते हैं, तो यानी कि एनिमल्स, ठीक है। स्टॉक, गुड्स और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा? एनिमल्स। वेस्टिंग एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। वेस्टिंग एसेट्स क्या होती हैं? वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होती हैं हमने खरीद तो लिए हैं और हमने सारा यूज़ भी कर लिया उनका, जैसे कि कोल माइन हो गया, ठीक है ना। कोल माइन हो गया, ऑयल के जो कुएँ होते हैं वो हो गए, तो हमने सारा कंजप्शन यानी कि सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लिए उसके, और उसके बाद वो हमारे पास अभी भी बची हुई है, तो उसको क्या कहते हैं हम? वेस्टिंग एसेट्स। क्या कहते हैं? वेस्टिंग एसेट्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेस्टिंग एसेट डू नॉट इंक्लूड, उसमें नहीं आना चाहिए पेटेंट, ट्रेडमार्क, लैंड एंड बिल्डिंग एंड माइंस। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि वेस्टिंग एसेट्स कभी नहीं हो सकती। आपने ज़मीन लेके खरीद दी है और उसे रख दिया, अब आप 10 साल रखो, 50 साल रखो, कितने भी साल रखो, वो वेस्ट थोड़ी होने वाली है, वो तो कभी ना कभी आपको फ़ायदा देगी ही देगी। बट अगर आप कोल माइन खरीदते हो, सरकार से आपने खरीद लिया कोल माइन 20 साल के लिए, और आपने 5 साल में सारा उसका कोयला निकाल लिया, तो 15 साल तक वो आपके लिए क्या हो जाएगी? वेस्टिंग, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसको कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स। अगला कह रहा है कि विच इक्वेशन इज इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से इनकरेक्ट बताना है। देखो, ये आप जानते हो कि क्या होती है करेक्ट? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपकी करेक्ट होती है, ठीक है। ये हमने सीखी है। तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो करेक्ट दे रखा है आपको, ठीक है। अब दूसरा क्या है? कैपिटल इधर है तो कैपिटल उधर रहेगी और लाइबिलिटीज इधर आ जाएगी, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हो जाएगी। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, ये भी सही है ना। बट आपको कौन सा देखना है? इनकरेक्ट वाला, ठीक। अब लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, लाइबिलिटीज अगर इधर है तो कैपिटल इधर आ जाएगी, तो एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगी, ये भी सही है, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है, माइनस नहीं होती, तो ऑप्शन यही आपका गलत है, इनकरेक्ट यही वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं, वाउचर इज प्रिपेयर। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर इज द सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी चीज़ को बताने के लिए, उसका सोर्स दिखाने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसको कहते हैं वाउचर। वाउचर प्रिपेयर किसके लिए किया जाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है ना। अगर आपने कोई सेल करी है, परचेज करी है, या किसी से पैसा लिया है, तो उसके पास एविडेंस क्या होगा? तो एविडेंस के तौर पर हम क्या बनाते हैं? वाउचर। वाउचर को क्या कहते हैं हम? सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, मेन एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आर। मेन एलिमेंट क्या होता है? देखो, कैपिटल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल नहीं, ये नहीं होता। एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ये होता है। कैश, स्टॉक, डेटर, ये भी नहीं होता। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट एंड बिल्स रिसीवेबल, ये भी नहीं होता। तो क्या मेन होता है? एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, यही तो हेडिंग लिखते हैं हम, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। आगे कह रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द टोटल एसेट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी। टोटल एसेट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बतानी है इसके अनुसार कि टोटल एसेट्स क्या होंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखो, एसेट्स का ध्यान रखना बस। अगर आपने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया तो 2 लाख रुपए का कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी, बट हमें एसेट्स की बात कर रहा है यहाँ पर। कंप्यूटर परचेज़ कराया आपने, तो कंप्यूटर परचेज़ कराया तो कंप्यूटर 20,000 रुपये से 50,000 रुपये से बढ़ जाएगा और 50,000 से कैश कम हो जाएगा, ठीक है। टोटल ऑफ एसेट्स बतानी है।
गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज करें आपने क्रेडिट पे, तो जो गुड्स होंगे उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कितने रुपए से, 60,000 से। अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 1.5 लाख और ये हो जाएगा 50,000 और ये हो जाएगा 60,000, तो टोटल आ गया आपका 2,60,000। ठीक है, तो 2,60,000 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल एसेट्स हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2,60,000। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अब एक दो क्वेश्चन आप भी बताने की कोशिश करूँ। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, अगर लॉस हुआ है गुड्स का बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, बताइए अगर आपको लॉस हो गया, ठीक है, किससे, लॉस बाय फायर से, तो जो गुड्स हैं वो कम हो गए आपके, तो कम होने पर आप उनको किस तरफ लिखोगे, मतलब कहाँ, किस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करोगे, बता सकते हो। इसका आंसर होगा परचेज। क्या होगा, परचेज। जब भी हम कभी भी गुड्स कम करते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट, यानी कि सेल करते हैं तो वो तो प्रॉफिट के साथ होता है, बट विदाउट एनी प्रॉफिट अगर गुड्स को कम किया जाता है तो वो परचेज को इफेक्ट करता है। जैसे चैरिटी हो गई, एडवर्टीजमेंट में दे दिया आपने, ठीक है ना, और मालिक लेके जा रहा है गुड्स को, ठीक है, तो इन सब में जो गुड्स कम हो रहे हैं तो वो किसकी वजह से, वो उसमें किस चीज़ को कम करोगे आप, परचेज को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर विदाउट एनी प्रॉफिट चल रहा है, तो ये परचेज अकाउंट आपका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000, गुड्स की कॉस्टिंग कितने की चल रही है, 30,000 रुपये की, ठीक है। सप्लाई टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। देखो यहाँ पर कह दिया कंसेप्ट नया, क्या कह दिया, प्रॉफिट निकालना है किस पर, सेल पर, बट दे क्या रखी है, कॉस्ट। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और प्रॉफिट को निकालने के लिए आपके पास सिर्फ ये 30,000 रुपये हैं, तो 30,000 जो है वो क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट को डिवाइड भी किससे करोगे, कॉस्ट प्राइस से, यानी कि कॉस्ट की परसेंटेज से। अगर जिस पर प्रॉफिट निकालने के लिए बोला जाता है उसको हमेशा माना करो 100%। क्या माना करो, 100%। प्रॉफिट किस पे निकालने के लिए बोला गया है, सेल पर, तो सेल को मानेंगे 100%। तो कॉस्ट जो है कम ही होती है ना, सेल तो ज़्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है। कितना कम है यहाँ पर, 25%। कॉस्ट में 25% जोड़ा तब जाके सेल हुई, यानी कि कॉस्ट में 25% जोड़ेंगे तब जाके वो 100% होगा। तो यानी कि कॉस्ट कितने परसेंट है, 75%। 75 से डिवाइड करोगे और 25 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आपके पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा प्रॉफिट, यानी कि 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का प्रॉफिट निकल के आ गया। तो सेल कितने की होगी आपके पास, 40,000 की। 30,000 की कॉस्ट थी और 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को कि सेल प्रॉफिट जिस पे निकालना होता है उसको 100% मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब सेल हो गई 40,000 रुपये की। अब आगे कह रहा है कि लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% विल बी क्रेडिट टू द सेल अकाउंट। 5% का डिस्काउंट भी माइनस कर दो भाई, तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा बताओ, 5%, 5 चौक 20, यानी कि 2,000 रुपये का। तो सेल कितने की हो गई, 38,000 की। सेल कितने की हो गई, 38,000 रुपये की सेल हो जाएगी आपकी। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38,000 रुपये। यहाँ पर क्या दिक्कत थी, यहाँ पर थी दिक्कत प्रॉफिट को निकालने की। बच्चा क्या करता कि 30,000 का सीधा 25% निकाल देगा, ठीक है, कि भाई 30,000 का सीधा 25% हो गया 7,500 रुपये। यहाँ हो जाएगी गलती उससे, क्योंकि यहाँ पर गलती ये है कि प्रॉफिट किस पे निकालने के लिए बोला जा रहा है, सेल पर, और जिस पे प्रॉफिट निकालने के लिए बोला जाए उसको हमेशा 100% मानना है, और जो दे रखा है फिर उसको समझना है कि वो कितने परसेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेड टू राहुल। राहुल को पेमेंट करी जा रही है ऑन बिहाफ ऑफ संजय। राहुल को हम पेमेंट कर रहे हैं, बट किसके बिहाफ पर, संजय के बिहाफ पर। संजय के बिहाफ पर 12,000 रुपये विल बी डेबिटेड टू। तो किसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, सिंपल सी बात है कि जिसके बिहाफ पर किया जा रहा है उसके अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ये तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर राम पैसे देता, मगर राम की जगह पर राम ने बोला श्याम से कि भाई मेरा पैसा दे आइयो, तो सामने वाला किसके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेगा, उस व्यक्ति के करेगा जिसके नाम से उधारी चल रही थी। तो उधारी किसके नाम से चल रही थी, संजय। तो संजय के अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹7,000 गिवन एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड। अभी बताया था मैंने, चैरिटी हो, एडवर्टीजमेंट हो, ड्राइंग हो, बट अगर गुड्स में हो तो उसमें इफेक्ट कौन करेगा, उसमें इफेक्ट करेगा परचेज अकाउंट। यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएगा आपका परचेज अकाउंट, कि उसने क्रेडिट बोला है कि परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आप, अच्छा 2 क्वेश्चन और रह गए। आगे कह रहा है सैलरी ड्यू, सैलरी बकाया है, पेंडिंग है,
ड्यू का मतलब क्या होता है? पेंडिंग। सैलरी क्या है? पेंडिंग है। फॉर द मंथ ऑफ द मार्च विल बी अपीयर इन डैश साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक की किस तरफ आएगी? ये तो पागलपंती होगी कि नहीं आएगी? कैश बुक में कोई ड्यू थोड़ी आता है। कैश बुक में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? जो कि या तो पे हो चुकी हो या तो रिसीव्ड हो चुकी हो, यानी कि पैसे का आना और पैसे का जाना होता है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, नन ऑफ दी अबव। क्यों भाई? सैलरी जो है पेंडिंग है, पेंडिंग चीज़ कैश बुक में नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट, डेबिट नोट इज़ द सोर्स ऑफ राइटिंग। डेबिट नोट कौन सा सोर्स होता है? डेबिट नोट हमेशा होता है सेल रिटर्न का सोर्स। ठीक है, हमारे पास दो नोट होते हैं, एक क्रेडिट नोट और एक होता है डेबिट नोट। ठीक है, और जो क्रेडिट नोट होता है वो परचेज का होता है, परचेज रिटर्न का, और जो डेबिट नोट होता है वो सेल रिटर्न का सोर्स होता है। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होते क्या हैं। हालांकि बच्चों को सही से समझ नहीं आते, बट ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। बट अभी तो आप समझ लीजिए कि डेबिट नोट क्या होता है आपके लिए? सेल रिटर्न का एक सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज बुक इज़ द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? जनरल का। परचेज बुक किसका पार्ट है? जनरल का। ठीक है, लेजर वेजर किसी का पार्ट नहीं है। परचेज बुक किसका पार्ट है? जनरल का। क्रेडिट बैलेंस शो, क्रेडिट बैलेंस जो होता है क्या क्या शो कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस अगर होता है कहीं पर तो वो क्या क्या शो करता है? तो लाइबिलिटीज और इनकम को शो करता है, सिंपल सी बात है। तो लॉस और लाइबिलिटीज को करता है? नहीं, लॉस को तो नहीं करता, लाइबिलिटीज को करता है। लाइबिलिटीज और इनकम को करता है? हाँ। एसेट्स और एक्सपेंसेस को करता है? नहीं, नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कि लाइबिलिटीज और इनकम को शो करने के लिए हम क्रेडिट साइड को दिखाते हैं। यानी कि अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वो लाइबिलिटीज या इनकम को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए जो पास्ट ईयर में आ रखे थे आपके। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आए होंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, और अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, पेपर से पहले आपको 2 क्वेश्चन पेपर मैं करवा के ही छोड़ूंगा, और गारंटेड अगर आपने 2 क्वेश्चन पेपर कर लिए तो 80% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, चाहे आपने पहले पढ़ाई करी हो या नहीं करी हो। ठीक है, अगर आपको जनरल एंट्री या कोई दूसरा कंसेप्ट समझना हो तो वीडियो में हमारे चैनल पे कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप उनको जाकर चेक कर सकते हो और देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में नई वीडियो के साथ।